ओके सुनो, अपन पॉलिनोमियल फंक्शन की स्टडी कर चुके हैं, रैशनल फंक्शन की स्टडी कर चुके हैं। रैशनल फंक्शन में रेंज वेंज निकालने के मेथड देख लिए। रैशनल के बाद अपन मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ लिया, फ्रैक्शनल रैशनल फंक्शन पढ़ लिया, इररेशनल फंक्शन पढ़ लिया। अब इससे पहले कि हम पीस वाइज फंक्शन की स्टडी करें, आइए सारे ट्रांसीडेंटल फंक्शन देख लेते हैं। 4 ट्रांसीडेंटल फंक्शन हैं, चारों ट्रांसीडेंटल फंक्शन को देख लेते हैं ताकि आज स्टडी ऑफ फंक्शंस पूरी हो जाए और अपन फंक्शन के चैप्टर में फिर तेजी से आगे बढ़ पाए। सबसे पहले मैंने बताया था कि सारे फंक्शंस को हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं, एक एल्जेब्रिक है और दूसरा ट्रांसीडेंटल है। आज हम लोग ट्रांसीडेंटल फंक्शन की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? आज हम लोग ट्रांसीडेंटल फंक्शन की स्टडी करेंगे। चलिए, ट्रांसीडेंटल फंक्शन के अंदर हमारे पास 4 फंक्शन हैं, चारों के बारे में मैं डिटेल में और ब्रीफ में बताऊंगा। ट्रांसीडेंटल फंक्शन में सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, ट्रांसीडेंटल फंक्शन के अंदर जो सबसे पहला अपन को जानना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहां डोमेन है और रेंज है। ये डोमेन रेंज का चार्ट मैं इसलिए बनवा दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा फायदा होगा उससे। और ग्राफ, तो ग्राफ तो आप लोगों को नोन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला है साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, टैन एक्स एंड कॉट एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फिलहाल फंक्शन के चैप्टर में इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा, लेकिन इनकी डोमेन और रेंज का यूज आएगा। साइन एक्स की डोमेन सब कुछ चलेगी, कॉस एक्स की डोमेन भी सब कुछ चलेगी। सेक एक्स, सेक होता है 1 कॉस, तो कॉस 0 नहीं जाना चाहिए, सब कुछ चलेगी सिवाय ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स होता है 1 साइन, तो साइन 0 नहीं जाना चाहिए n π। टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो नीचे कॉस 0 नहीं जाना चाहिए। प्लीज डोमेन और रेंज याद रखनी है। कॉट एक्स, कॉट एक्स होता है कॉस अपॉन साइन, ये आ गई सबकी डोमेन। डोमेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर रेंज। रेंज एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लें, वाई की वैल्यू -1 से 1। कॉस एक्स की बात करें तो इसकी वाई की वैल्यू भी -1 से 1। सेक एक्स की बात करें तो इसका आउटपुट -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। कोसेक एक्स की बात करें तो इसका आउटपुट -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। टैन एक्स की बात करें तो इसका आउटपुट कुछ भी हो सकता है, और अगर कॉट एक्स की बात करें तो इसका आउटपुट कुछ भी हो सकता है। इन 6 के 6 के ग्राफ याद होने चाहिए। ग्राफ मैं नहीं बना रहा हूं, जरूरत पड़ने पर बनाऊंगा। ग्राफ मस्ट बी नोन। मुझे उम्मीद है कि आपको इन 6 के 6 फंक्शन के ग्राफ 11th क्लास से ऑलरेडी पता होंगे। यहां पर मैं छोटा सा इंट्रोड्यूस करूंगा, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ध्यान देखेंगे। अच्छा बताइए, कितने बच्चों को आईटीएफ के बारे में कुछ नहीं पता? बिल्कुल, मतलब आईटीएफ पता ही नहीं है, जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। कितने बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है? ओके, सब वैसे पता है, फिर भी चलिए कुछ बच्चों जिनको नहीं पता है और जो पहली बार देख रहे हैं उनकी मदद के लिए मैं थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझा देता हूं। अभी उतना समझा देता हूं जितने की इस चैप्टर में जरूरत है, क्योंकि फंक्शन के बाद तो एक पूरा चैप्टर ही है आईटीएफ। नाम पर जाइए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है ये। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, इनवर्स यानी उल्टा। ये उल्टा का क्या हिसाब किताब है सुनिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर होता है तो उसका इनपुट एंगल होता है और आउटपुट वैल्यू होती है। एंगल देते हैं और वैल्यू मिलती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब इसका उल्टा काम क्या होगा खुद सोचो। इसका उल्टा काम होगा, सर वैल्यू से एंगल बताइए,
तो इसको लिखते हैं ऐसे साइन इनवर्स एक्स, या इसको आर्क साइन एक्स भी लिखते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। इसका इनपुट वैल्यू होता है और आउटपुट एंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल की वैल्यू बताता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू का एंगल बताता है। चाहे साइन इनवर्स लिखिए या आर्क साइन लिखिए, एक ही बात है। कॉस इनवर्स लिखिए या आर्क कॉस लिखिए, एक ही बात है। टेन इनवर्स लिखिए या आर्क टेन लिखिए, एक ही बात है। सेक इनवर्स लिखिए या आर्क सेक लिखिए, एक ही बात है। जैसे आपसे कोई पूछे, मान लीजिए यहां छोटा सा यूज कर लेते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स हाफ, तो कौन से एंगल का, इसको पढ़ें, इस इनवर्स को आप लोग पढ़ा करें, कौन से एंगल का, तो कौन से एंगल का साइन हाफ होगा? 30 डिग्री। सिंपल। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू लेके एंगल देता है और ये एंगल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल की वैल्यू बताता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू का एंगल बताएगा। मान लो कोई पूछे कॉस इनवर्स 1, तो कौन से एंगल का कॉस 1 होगा? 0 डिग्री। कोई आपसे पूछे कॉस इनवर्स 0, 90 डिग्री। ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मीनिंग। 2 चीजें मुझे बतानी है, एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग तो मैंने बता दिया आपको, इसमें कोई खास बात है नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो समझ गए आप। इनवर्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा। अब एक बात और सुनो, मान लो मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स 2, तो आप बोलो गुरुजी क्या पूछ रहे हो? मैं बोलूंगा यार ऐसा एंगल बताओ जिसका साइन 2 हो जाए, तो आप बोलोगे नॉट पॉसिबल। इस वैल्यू का एंगल कभी मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कभी मिली ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू कभी मिली ही नहीं है। अब यहां से डोमेन और रेंज मैं समझाऊंगा और सब बच्चे 1 मिनट लगा के समझेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान सुनिए। यहां पर मैं लिखूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और यहां पर लिखेंगे डोमेन। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो x की वैल्यू -1/7। क्यों भैया? अरे यार एंगल रख रख के जो वैल्यू मिली है उन्हीं वैल्यू का तो एंगल बता सकते हो। अरे कोई ऐसी वैल्यू है जो कभी मिलती ही नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू है जो किसी एंगल के रखने पर आती ही नहीं है। अब आपसे कोई पूछ ले साइन इनवर्स 2, तो बोलो है ही नहीं भाई, क्या करें? ये वैल्यू किसी एंगल के लिए मिलती ही नहीं है। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज होगा वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होगा। एंगल रख रख के जो पॉसिबल वैल्यू मिली होंगी उन्हीं वैल्यू का तो एंगल मिलेगा। अरे जो वैल्यू कभी मिली ही नहीं है उसका एंगल कहां से मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। वैसे ही y इक्वल टू कॉस इनवर्स x की डोमेन -1/7, वैसे ही y इक्वल टू सेक इनवर्स x की डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x की डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। y इक्वल टू tan इनवर्स x की डोमेन r, y इक्वल टू cot इनवर्स x की डोमेन r। अभी रेंज की बात भी मैं करूंगा, ध्यान रखें। अभी 2 चीजें बस इस चैप्टर में समझनी है, बाकी डीप अंडरस्टैंडिंग इसके बाद। एक तो आईटीएफ का मतलब क्या है? आईटीएफ का वही मतलब है जो उसका नाम है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल की वैल्यू देता है, यह वैल्यू का एंगल देता है। दूसरी बात इसकी डोमेन और रेंज। तो डोमेन बता दी, मैं रेंज बताता हूं। कॉपी करें सबसे पहले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन हम समझ गए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आउटपुट है वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट है। आईटीएफ की रेंज बतानी है, रेंज। अच्छा, एक बार क्या हुआ, पूछा गया लोगों से, क्या पूछा गया कि साइन इनवर्स हाफ बताइए। तो
उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बोला एक ऐसा एंगल बताओ जिसका साइन हाफ आ जाए। तो किसी ने बोला 30 डिग्री, किसी ने बोला 150 डिग्री, किसी ने बोला 390 डिग्री। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, ऐसा एंगल जिसका साइन हाफ हो जाए, तो ऐसे तो अनगिनत एंगल होंगे, ऐसे करोड़ों एंगल होंगे जिनका साइन हाफ आ जाएगा, ऐसे करोड़ों एंगल होंगे जिनका साइन हाफ आ जाएगा। तो फिर तो इसका मतलब कि यार आउटपुट कुछ भी हो सकता है। नहीं, जब भी कोई भी साइन इनवर्स एक्स पूछेगा तो जो आउटपुट आप बताएंगे वो सिर्फ -π/2 से π/2 ही बताएंगे, ये दोनों आउटपुट नहीं बताएंगे। रेंज को कन्फाइन किया गया है, रेंज को कंस्ट्रेन किया गया है ताकि सबका यूनिक आंसर आए। यूनिक आंसर का मतलब है ओनली वन आंसर, ताकि सबका एक ही आंसर आए, ताकि सबका एक ही आंसर आए। ध्यान रखना, अगर कोई भी आपसे साइन इनवर्स एक्स पूछता है तो आपका जो आउटपुट एंगल होना चाहिए वह सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। आपका जो आउटपुट एंगल होना चाहिए वह सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। इस बात पर ध्यान दें, योर होल एंगल शुड ओनली बिलोंग टू -π/2 टू π/2। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स है तो इसका आउटपुट 0 से π। ये जो इंटरवल दिया गया है, ये बड़े बुजुर्ग जो मैथमेटिशियन थे वो देकर गए हैं, इसी इंटरवल में आउटपुट होना चाहिए। यही इंटरवल क्यों चुना गया, और इंटरवल क्यों चुना गया? ताकि सबका यूनिक आंसर आए, एक ही आंसर आए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ओके, सेक इनवर्स एक्स की अगर बात चलेगी तो ध्यान देंगे, सेक इनवर्स एक्स का रेंज होगा y एप्सिलॉन 0 से π सिवाय π/2 के। कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज होगा -π/2 से π/2 सिवाय 0 के। tan इनवर्स एक्स का रेंज होगा ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, और कॉट इनवर्स एक्स का रेंज होगा 0 से π। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल बस दो चीजें जाननी है जो कि इस चैप्टर में काम में आएंगी। पहली चीज जाननी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ITF, तो वो मैंने समझा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। दूसरी चीज जाननी है इनका डोमेन और इनका रेंज। ध्यान रखना, आउटपुट एंगल इसी को बिलोंग करना चाहिए। अगर आप आउटपुट एंगल इसमें नहीं दे रहे हैं तो आपका आंसर गलत होगा। कॉपी करिए। दो और फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, ताकि ट्रांसीडेंटल फंक्शन की स्टडी पूरी हो जाए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ज्यादा बताने ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 12th पास है, आपको सब कुछ पता है, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेल नोन टू एवरीबडी। लॉगरिथमिक फंक्शन y इज इक्वल टू log एट द बेस a ऑफ x। लॉग और एक्सपोनेंट दोनों ही वेल नोन है, इनकी रेंज डोमेन आपको आती है, ग्राफ भी आपको पता है, तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लॉग का ग्राफ बेस पर डिपेंड करता है, इस बात को मैं एक बार एम्फसाइज कर दूंगा कि ग्राफ डिपेंड्स ऑन बेस। ये ग्राफ बनेगा जब बेस 1 से बड़ा होगा, और ये ग्राफ बनेगा जब बेस 1 से छोटा होगा, और इसका ग्राफ और रेंज ऑलरेडी नोन है। कॉपी कर लीजिए, सुनिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, इन दोनों के बारे में लॉग पढ़ते वक्त शायद आपको हल्का फुल्का बता भी दिया गया था। चलिए इन चारों को एक ब्रीफ वे में देख लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसका सिंबल होता है। इसका मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, सबसे बड़ा इंटीजर जो एक्स से छोटा या उसके बराबर है, ये इसका मीनिंग होता है। अब देखो 12th पास बच्चा अगर कोई है जो 12वीं रियल में पास किया है, तो इतना बता दो वो इसी से सब कर लेगा, इसके आगे रियल में जानने की जरूरत नहीं होती कि भैया सबसे बड़ा इंटीजर, बस सोचना है सबसे बड़ा इंटीजर जो एक्स से छोटा या उसके बराबर है, इससे जो है बात बन जाती है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की पहले डेफिनेशन देख लो। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन हम लोग मेरे ख्याल से ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसको कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन होती है
एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या डेफिनेशन होती है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये है इसकी परिभाषा। ग्रेटेस्ट इंटीजर से ही फ्रैक्शन पार्ट डिफाइन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर से ही फ्रैक्शन पार्ट डिफाइन होता है। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन ये दोनों हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कवर किया है कि नहीं किया बताइए? कुछ नो लिखते हैं, कुछ ये लिखते हैं। ये अपन ने मेरे ख्याल से कवर कर रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। अच्छा खैर, अभी तो पहले सबके सिंबल देख लो, 4 इंपॉर्टेंट हैं। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो इस पर मैं लिख देता हूं ऑलरेडी नोन। ये चीज ऑलरेडी नोन है, ये चीज ऑलरेडी नोन है। अब ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इन दोनों की अब मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा और सब बच्चे प्रॉपर्टीज पर ध्यान देंगे। इन दोनों की पहले अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर अपन फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। दोनों प्रॉपर्टीज को सब बच्चे ध्यान से सुने, ये ऑलरेडी नोन है। फिर अपन सिग्नम पर आते हैं, ठीक है? सुनो ध्यान से। हां, अब मैं काफी सारी बातें बताऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। अब सुनते हो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। जो कह रहा हूं बस उसी पर ध्यान दो। फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में कभी भी सोचना है, अगर फ्रैक्शन पार्ट के बारे में कभी भी सोचना है तो फ्रैक्शन पार्ट के बारे में कैसे सोचेंगे? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। हमेशा ऐसे ही सोचेंगे फ्रैक्शन पार्ट के बारे में। अब आ जाइए y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पर आ जाइए। आइए बात करते हैं y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसकी बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका पहले मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग है सबसे बड़ा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। सबसे बड़ा इंटीजर जो एक्स से छोटा या उसके बराबर है, ठीक है? इसका मीनिंग समझिए, सोचो, बस 2 बार मन में बोलो तो अपने आप आपको इसकी मैथमेटिकल फील आ जाएगी कि सबसे बड़ा इंटीजर जो एक्स से छोटा या उसके बराबर है, सबसे बड़ा इंटीजर जो एक्स से छोटा या उसके बराबर है। इसका मतलब आप छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.6। तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है जो इससे छोटा या इसके बराबर है 1? मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3। ऐसा कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है जो इससे छोटा है या इसके बराबर है -3? यूं समझिए कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। किधर देखना है? उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखना है, लेफ्ट साइड में, कि जस्ट लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर आ रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6.7, -7, बिल्कुल सही बोला। मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.32, सबसे बड़ा इंटीजर जो उससे छोटा है या उसके बराबर है। इस पर ध्यान देंगे, सबसे बड़ा। बस इसी को समझिए, यही इसकी परिभाषा है, यही इसकी डेफिनेशन है। ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई विशेष बात नहीं है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.90, सबसे बड़ा इंटीजर जो उससे छोटा, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.9, -1। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, ये तो खुद 3 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6, -6 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, 5 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.6, -6 हो जाएगा। ये निकल के हमारे पास कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन से निकल के आ गए। आओ इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले इसका छोटा सा ग्राफ देख लेते हैं कि भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यहां -1, -2, -3, -4, -5। चलिए नंबर है, ग्राफ बनाए। 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर है, 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0।
बस सोचना है, ब्लू पेन को देखना है। 1 से 2 के बीच में अगर कोई भी नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1। 2 से 3 के बीच में अगर कोई भी नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2। सोचो बस। 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 3। एंड सो ऑन आगे बना सकते हैं। पीछे -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -1। -2 से -1 के बीच में कोई भी नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -2। -3 से -2 के बीच में कोई भी नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? -3। इस ग्राफ को देखते हुए इसका एक और नाम है स्टेप अप फंक्शन। स्टेप अप फंक्शन, क्योंकि इस ग्राफ को देखने से ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ऊपर जाती हुई सीढ़ियां हैं। चूंकि ऊपर जाती हुई सीढ़ियां हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया है स्टेप अप फंक्शन। अब एक और चीज देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बहुत ज्यादा तो प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी कुछ प्रॉपर्टीज। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर आप कितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे, वैल्यू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही आएगी। क्यों आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स? ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बार ये इंटीजर हो चुका है तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमेशा वही इंटीजर आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर है, अगर n इंटीजर है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी इंटीजर है तो आप उसको बड़े आराम से बाहर निकाल सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीजर, ध्यान सुनना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीजर है तो आप उसको बड़े आराम से बाहर निकाल सकते हैं। यह ध्यान रखना, n इंटीजर ही होना चाहिए। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी इंटीजर है तो वह बाहर निकाला जा सकता है। ये 4 ही विशेष प्रॉपर्टी हैं। चारों प्रॉपर्टी को देखें। ग्राफ, ये हो गई अंडरस्टैंडिंग, ये डेफिनेशन, ग्राफ और 4 प्रॉपर्टी। सिंपल सा है, अंडरस्टैंडिंग, ग्राफ एंड 4 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर कितने भी इंटीजर लगाए फर्क नहीं पड़ता, कॉमन सेंस। अगर n इंटीजर है तो इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी पर ध्यान दें, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x n के बराबर है, जहां n कोई ना कोई इंटीजर है, तो x की वैल्यू आपकी वेरी करेगी n से n+1। कहां से कहां? n से लेकर n+1। कॉमन सेंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 है तो x की वैल्यू वेरी करेगी 2 से 3। बस सोचना है, अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 है तो x की वैल्यू वेरी करेगी 3 से 4। एक प्रॉपर्टी बच गई। कॉपी करें पहले इस पूरे को, ध्यान से कॉपी करिए सब बच्चे। अब देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात चल रही थी, एक प्रॉपर्टी और बची है, उस प्रॉपर्टी को हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्या प्रॉपर्टी बची हुई है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर x इंटीजर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी अगर x इंटीजर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर x इंटीजर होगा, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी अगर x इंटीजर नहीं होगा। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसको अपन एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। x की अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू रख दें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू -2 आएगी, और यह चीज हो जाएगी 0। और अगर यहीं पर x को आप कुछ नॉन इंटीग्रल रख दें, फॉर एग्जाम्पल 3.7 रख देता हूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.7 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.7, ये 3 होगा जबकि ये -4 होगा। तो यहां पर ये चीज कितनी आ जाएगी? -1 निकल के आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका अपन यूज करेंगे। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 4 तो प्रॉपर्टीज हैं, ग्राफ है और अंडरस्टैंडिंग है। बस कॉपी करिए। ये हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट की। फ्रैक्शन पार्ट की जो डेफिनेशन है वो यही है कि x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दीजिए।
फ्रैक्शन पार्ट तो और छोटा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के मुकाबले। फ्रैक्शन पार्ट में कुछ नहीं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही है अपना फ्रैक्शन पार्ट की डेफिनेशन। चलो पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जैसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.6.6, अरे नाम पर जाइए, नाम क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट तो सिर्फ उसका फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1.3, 0.3, उसमें से आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दीजिए। अच्छा और देखो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -1.6, ये बनेगा -1.6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.6, जो कि बनेगा -1.6 -2 -1.6 + 2, 0.4। पहले भी ट्रिक बताई थी, फिर बता रहा हूं। पॉजिटिव नंबर का फ्रैक्शन पार्ट वो खुद, और नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शन पार्ट उसके फ्रैक्शन पार्ट को 1 में से घटा दीजिए। पॉजिटिव नंबर का फ्रैक्शन पार्ट वो खुद, और नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शन पार्ट 1 में से घटा दीजिए। जैसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.8, तो 0.8 होगा, जबकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -2.8 0.2 हो जाएगा। 2.8 का फ्रैक्शन पार्ट 0.8 होगा और -2.8 का फ्रैक्शन पार्ट 0.2 हो जाएगा। ये तो हो गई फ्रैक्शन पार्ट की अंडरस्टैंडिंग। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ। यहां पर जैसे कि बच्चा पूछ रहा है, इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0, जैसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 0, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -2 0। ये कोई खास बात नहीं है क्योंकि इंटीजर के पास कोई फ्रैक्शन पार्ट होता ही नहीं है। तो आपने सही पूछा, तो ये 0 ही आएगा। अच्छा इसका ग्राफ, इन सारी बातों से एक छोटी सी बात हमें समझ में आती है कि किसी भी चीज का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में ही होगा। किसी भी चीज का फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 के ही बीच में होगा। इंटीजर नाम पर जाइए, नाम क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा इसका ग्राफ देखते हैं। आइए इसका ग्राफ देखें। 0 1 2 3 4 और ऐसे इधर -1 -2 -3 -4। फ्रैक्शन पार्ट की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 0। और फ्रैक्शन पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू जो कभी लेता नहीं है वो है 1। फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ देखिए, ऐसा होता है, ऐसा। फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ समझना बहुत ज्यादा इजी है। फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ समझना बहुत ज्यादा इजी है। देखो फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ रिपीट करेगा। अच्छा कॉमन सेंस है भाई साहब, रिपीट करना ही पड़ेगा उसे। क्यों? क्योंकि 0.1 का फ्रैक्शन पार्ट भी 0.1, 1.1 का भी 0.1, 2.1 का भी 0.1, 3.1 का भी 0.1, 0.2 का 0.2, 1.2 का 0.2, 0.3, 1.3, 0.4, 1.4, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये तो ग्राफ हम समझ गए, रिपीटिंग नेचर का होगा, फ्रैक्शन पार्ट तो रिपीट करेगा। अच्छा और देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कोई इंटीजर है तो वो गायब हो जाएगा। छुश, क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि इंटीग्रल पार्ट जोड़ने या घटाने से फ्रैक्शन पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी नंबर में 2 जोड़ दें तो भी फ्रैक्शन पार्ट वही रहेगा, क्योंकि हर नंबर का एक इंटीग्रल पार्ट है और हर नंबर का एक फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट जोड़ने या घटाने से सिर्फ इंटीग्रल पार्ट चेंज होगा, फ्रैक्शन पार्ट में फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी अगर किसी भी नंबर में अगर कोई इंटीजर जोड़ा जा रहा है तो उसके फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू सेम होगी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर कितना भी फ्रैक्शनल पार्ट लगा लें वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ही बराबर होगा, क्योंकि अगर वो एक बार फ्रैक्शन पार्ट बन गया तो 0 से 1 के बीच में आ गया, और 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर खुद का ही फ्रैक्शन होता है। अगर एक बार वो फ्रैक्शन पार्ट बन गया तो वो 0 से 1 के बीच में आ गया। अच्छा कॉमन सेंस लगाइए, किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। क्यों? क्योंकि x आप कोई भी नंबर रख लें उसका फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 के बीच में ही आएगा। आप x कुछ भी रखें इसका आउटपुट तो 0 से 1 ही आएगा, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0। नेक्स्ट, किसी भी चीज के ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट भी 0 होगा। कॉमन सेंस है, क्योंकि x अगर कुछ भी रखें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर आएगा, और इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0।
यही निकल के आएगा हमारे पास, और कुछ आएगा ही नहीं। एक और खास प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू 0 होगी अगर एक्स इंटीजर होगा, और इसकी वैल्यू 1 होगी अगर एक्स इंटीजर नहीं होगा। यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। एक बार एक्स को इंटीजर रख देंगे और एक बार एक्स को नॉन इंटीजर रख देंगे। एक छोटी सी बात और यहां पर आती है कि अगर किसी चीज का फ्रैक्शनल पार्ट एफ है, जहां पर एफ 0 से 1 है, तो एक्स जो है वो आई प्लस एफ के बराबर होगा, जहां आई इज एनी इंटीजर। यह बात ग्राफ से भी समझ में आती है। अगर किसी चीज का फ्रैक्शन पार्ट 0.1 है, तो वो एक्स क्या क्या हो सकता है, 0.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, कुछ भी। कॉपी करिए। ये हो गई फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर की सारी प्रॉपर्टीज। कॉपी कर लीजिए, पूरा कॉपी कर लीजिए। मॉडुलस और सिग्नम, दो और फ्रैक्शनल पीस वाइज फंक्शन बचे हैं। उसके बाद अपनी फंक्शंस की, एलिमेंट्री फंक्शंस की फंक्शन हो जाती है पूरी। आइए मॉडुलस। मॉड्यूलस के बारे में वैसे तो काफी कुछ जानते हैं, फिर भी और ध्यान देख लें। मॉडुलस को ही एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, मॉडुलस को भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। इसको ऐसे पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूं। अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो सीधे बाहर आ जाएगी, और अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ में बाहर आएगी। अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो सीधे बाहर आ जाएगी, और अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ में बाहर आएगी। ये हो गया हमारे पास मॉडुलस। इसका ग्राफ, अब यार इसका ग्राफ तो आप लोग मुझे सिखा सकते हैं, आप लोग 12th पास है। मॉड एक्स, एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो यहां पर लाइन बनेगी y इक्वल टू एक्स, और x अगर नेगेटिव होगा तो यहां पर लाइन बनेगी y इक्वल टू माइनस एक्स। इधर लाइन बनेगी y इक्वल टू एक्स, और इधर y इक्वल टू माइनस एक्स। इसमें कोई खास बात नहीं। मॉडुलस की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। मॉड ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड बी। मॉडुलस ऑफ a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू मॉड a अपॉन मॉड b। मॉडुलस मॉड ऑफ a की पावर n इज मॉड a की पावर n। मॉडुलस के अंदर अभी तो खैर फंक्शन के चैप्टर में तो कोई काम नहीं आती, कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में काम में आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अभी तो कोई काम नहीं आएगी, फिर भी बताने के लिए बता दे रहा हूं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी कुछ विशेष नहीं है कि मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड a माइनस मॉड बी का होल मॉड। ये है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मॉड की सिंपल सिंपल बातें कि मॉड ऑफ सम इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ मॉड, यानी किसी भी सम का मॉड हमेशा छोटा होता है मॉड a1 प्लस मॉड a2 प्लस मॉड an से। मॉड ऑफ सम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ मॉड। चलिए कॉपी कर लीजिए, हो गई सारी प्रॉपर्टीज। बच गया सिग्नम फंक्शन, आखिरी फंक्शन। अब देखो, अब हमने सारे एलिमेंट्री फंक्शन, सारे बेसिक फंक्शन, सारे फंडामेंटल फंक्शन स्टडी कर ली। अब हमारे हाथ खुल चुके हैं। अब हम एक से एक सवाल खटाखट लगाएंगे। सिग्नम, सिग्नम फंक्शन को एसजीएन एक्स से डिनोट करते हैं, एसजीएन एक्स। इसको मैं साइन भी बताता हूं कि साइन ध्यान रखो, इट इज साइन फंक्शन। इसका मतलब होता है इसको अंदर के मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू +1 आएगी, अगर अंदर वाला 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, और अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। बस
अंदर वाला पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू +1 आएगी, अंदर वाला 0 है तो इसकी वैल्यू 0 में। इसको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। अगर अंदर वाला पॉजिटिव तो प्लस साइन, अंदर वाला नेगेटिव तो माइनस साइन और 0। इसका ग्राफ, बस दो ही चीजें इसके अंदर, ये तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है। इसके अंदर सिर्फ हमको ये देखना होता है कि जो इसके अंदर लिखा गया है वह पॉजिटिव है, जो इसके अंदर लिखा गया है वह नेगेटिव है, कि जो इसके अंदर लिखा गया है वह 0 है। अब देखिए 0 पर तो वैल्यू 0 रहेगी, 0 से बड़े पर +1, बहुत आसान है, और 0 से छोटे पर -1, बहुत आसान। ये हो गया इसका ग्राफ। 0 से बड़े पर सब पर पॉजिटिव और 0 से छोटे पर सब पर नेगेटिव। सिग्मा मैक्स। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इसको एक और छोटी सी बात बता देता हूं, ऑल तो बहुत ज्यादा काम में नहीं आती है। इसको आप mod x/x या x/mod x भी लिख सकते हो, जब x 0 नहीं है और 0 अगर x 0। देखो समझा देता हूं, अगर x पॉजिटिव है तो mod x x ही बन जाएगा और x/x 1 आ जाएगा, और अगर x नेगेटिव है तो mod x -x बनेगा और -x/x -1 आ जाएगा। यही परिभाषा आ गई। अच्छा यहां पर भी वही बात है, अगर x पॉजिटिव है तो mod x x बन जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, और अगर x नेगेटिव है तो mod x -x बन जाएगा और x/x -1 आ जाएगा। बस सिंपल, कॉपी कर लीजिए। अब हमारी सारे फंक्शन की स्टडी पूरी हो गई। सारे अलजेब्रिक फंक्शन का रेंज डोमेन ग्राफ देख लिया, सारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का रेंज डोमेन ग्राफ देख लिया, सारे पीस वाइज फंक्शन भी देख लिए। अब कहीं कुछ नहीं बचा है। ओके, अब हम करेंगे डोमेन रेंज पर भर भर के सवाल। चलो एक छोटे से क्वेश्चन करते हैं। आईआईटी में सवाल आए थे, फाइंड डोमेन, डोमेन निकालनी थी y = रूट ऑफ log at the base 1/3 of log at the base 4 of greatest integer of x का होल स्क्वायर -5। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, ट्राई करेंगे कि मैं करके बताऊं? चलिए मैक्सिमम बजे ट्राई करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहला सवाल है ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेकर, मैं बताऊंगा। ध्यान देंगे सब बच्चे, चलो बिल्कुल ध्यान देंगे। अब भाई डोमेन निकालने का मेथड तो सेट है, लेकिन अब डोमेन पर एक से एक गजब के क्वेश्चन आएंगे। मैं 3-4 बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन सवाल लूंगा, इनको ध्यान से देखना है। डोमेन निकालने का मेथड सेट भैया, कंडीशन लिखो पहले सारी। रूट के अंदर वाली चीज log at the base 1/3 log at the base 4 of -5, भाई रूट के अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लॉग का नंबर, भाई यहां लॉग का बेस तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए थोड़ी कंडीशन लेते हैं, कंडीशन तो वेरिएबल के लेते हैं। इस लॉग का ये नंबर है, इंटरसेक्शन ये ग्रेटर देन 0, और इस लॉग का ये नंबर है, ये आ गया। बस कोई डिनोमिनेटर तो है नहीं यहां पर, देयर इज नो डिनोमिनेटर, ठीक है। स्क्वायर रूट है तो रूट के लिए कंडीशन ले ली कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, क्लियर है, रूट की कंडीशन हो गई। अच्छा लॉग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में 3 ही है, स्क्वायर रूट की कंडीशन लगेगी, डिनोमिनेटर की कंडीशन लगेगी, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की कंडीशन लगेगी। डिनोमिनेटर है नहीं, हटा दीजिए, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लॉग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन तो उसके बेस की कंडीशन लगेगी और नंबर की कंडीशन लगेगी, लेकिन किंतु एंड परंतु बेस तो कांस्टेंट है, तो बस लॉग के नंबरों के लिए कंडीशन लगेगी। पहले आराम से सारी कंडीशन लिख लो। हाँ अरे लॉग का नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थोड़ी, सिर्फ ग्रेटर देन 0, गड़बड़ कर रहे हो। लॉग का नंबर केवल ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ओके क्लियर हो गया। बेस के लिए बच्चे पूछ रहे भाई बेस के लिए कंडीशन क्यों नहीं ली? अरे बेटा कांस्टेंट नंबर के लिए कंडीशन नहीं लेनी है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी? एक्स की। अगर कहीं पर कुछ वेरिएबल होगा तो वैल्यू निकालेंगे, यहां पर तो 1/3 कांस्टेंट है। बेस के लिए अच्छा कंडीशन क्या क्या लगती है, चलो तुम तो ये बताओ। बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल टू 1, तो 1/3 ग्रेटर देन 0 है और 1 के बराबर नहीं है,
मुद्दे की बात यह है कि अगर कहीं कोई कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर के लिए कंडीशन नहीं लेनी है। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर के लिए कंडीशन नहीं लेनी है। रुको बैटरी बदल लेता हूं, एक मिनट रुको। हो गई, बैटरी बदल ली मैंने। अब सब अच्छे ध्यान देंगे। अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। चलिए, ये हो गया हमारे पास निकल के। तो ये सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। चलिए अब तीनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे और आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं यही करना है। यहां पर इससे शुरू करते हैं। यहां पर 4 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। चालाकी का इस्तेमाल करेंगे। अल्टीमेटली सबका इंटरसेक्शन लेना है, अल्टीमेटली सबका कॉमन लेना है। ये कहता है 1 से बड़ा, ये कहता है 0 से बड़ा, तो इन दोनों का कॉमन क्या निकल के आ जाएगा कि ये 1 से बड़ा। भाई पूरा पूरा सॉल्व करके कॉमन क्या लेना? जब ये कह रहा है 1 से बड़ा, ये कह रहा है 0 से बड़ा, तो कॉमन तो 1 से बड़ा। चलिए ये हो गया, यानी यहां से निकल के आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस √6 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस √6 ग्रेटर देन 0। पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू निकाल लूंगा और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x से x निकालेंगे। तो यहां पर निकल के आ जाएगा -√6 और प्लस √6। तो ये आ गया और ये आ गया। चलो अभी इसको रहने देते हैं। तो ये दोनों हमने चालाकी से एक साथ ही सॉल्व कर लिए। कॉमन लेना था, इंटरसेक्शन लेना था। अच्छा इधर आ जाओ। 1/3 बेस 1 से छोटी है। जब 1/3 की पावर चढ़ाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज। 1/3 की पावर 0 1। अच्छा फिर देखिए 4 की पावर चढ़ाओगे तो अब की बार इनइक्वालिटी का साइन नॉट चेंज। तो यह आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर होल स्क्वायर -9 लेस देन इक्वल टू 0, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर +3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से निकल के आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 से +3 के बीच में। अभी ये किसको प्लॉट किया? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के लिए प्लॉट किया है। तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। चलो देखते हैं क्या होता है। -3 +3, तो ये हो गया -3 से +3 के बीच में। यहां पर आएगा -√6 प्लस √6। तो ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू मिल गई। या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 से -√6 यूनियन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x √6 से 3। लेकिन आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे तो x की वैल्यू पूछी है। अब यहां पर आके लगाना है स्वयं का दिमाग। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इसको, चलो आसान से शुरू करते हैं। इसको देखो, सोचो, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 या 3 से छोटा है, क्या x की वैल्यू 3.1 चलेगी? हां चलेगी। क्या x की वैल्यू 3.2 चलेगी? हां चलेगी। क्या x की वैल्यू 3.9 चलेगी? हां चलेगी। क्या x की वैल्यू 3.99 चलेगी? हां चलेगी। तो x लेस देन 4, ये इसका सॉल्यूशन लिखा। सोचो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 या 3 से छोटा है तो x 4 से छोटा हो सकता है। कैसे? क्योंकि अगर आप 3.6 भी ले लेते हो तो भी 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। ये पूछ रहा है 4 के बराबर क्यों नहीं? 4 के बराबर नहीं आ सकता ना। x लेस देन इक्वल टू 4 नहीं चलेगा, लेस देन 4। x लेस देन 4 ही क्यों चलेगा, इक्वल टू 4 क्यों नहीं चलेगा?
क्योंकि x अगर 4 के बराबर कर देंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, बिल्कुल सही, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3। हाँ सही पकड़े हो, ये आ गया। इसका सॉल्यूशन में एक दो 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी है, मैं चारों को लिखूंगा, ध्यान से देखना है? तो ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, इस हिस्से का। अब सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक √6 से बड़ा हो, √6 कितना, 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा हो। अब सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या 2 हो सकता है? नहीं 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 नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 3। भाई हम क्या चाहते हैं, आराम सोचो आराम सोचो, यहां लिख के सोचते हैं, यहां लिख के सोचते हैं, ये लेस देन इक्वल टू, इसके बराबर नहीं आएगा, क्या फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा हो, तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ग्रेटेस्ट 3 हो सकता है? हाँ, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा 3। ये इसका सॉल्यूशन लिखा और ये इसका सॉल्यूशन लिखा। सोचो अगर x को आपने 2.8 ले लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 हो जाएगा, जो कि √6 से बड़ा नहीं होगा। अगर x को आपने 2.9 ले लिया तो ग्रेटेस्ट 2 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा नहीं होगा। इसके अंदर मेन पेंच इसको सॉल्व करना नहीं है, बल्कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटीज हैं, प्रैक्टिस से आएंगी। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, यूनियन। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर भी दो इनइक्वालिटी हैं, दोनों को हम मिलजुल के सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये कहता है -√6 से छोटा, यानी -2 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए। अब किसी भी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर ही आएगा। बताओ क्या क्या हो सकता है, सोचो लिख के बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -2 पॉइंट समथिंग से छोटा, बिल्कुल सही, 3-4 बच्चों ने सही जवाब दिया है। भाई सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -2 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो इंटीजर है, तो -2 पॉइंट समथिंग से छोटा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू कहां से शुरू होगी? -3 से। बिल्कुल सही पकड़े तुम। तो एक्स की वैल्यू यहां पर आ जाएगी लेस देन -2। बिल्कुल सही सोचा तुमने, क्योंकि -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -3, -2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -3, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -3। हम चाहते हैं x की वो वैल्यू जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -√6 से छोटा हो। क्लियर हुआ ये? चलिए अब बात करते हैं। अब इस पर आ जाइए। चलो मेरे समझाने के पहले आंसर देके बताओ। -3 से बड़ा, गलत, सही आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, इसने अभिषेक ने सही आंसर दिया है, अथर्व ने भी सही आंसर दिया है। अब देखें ध्यान से, -3, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो -3 लगता है इसके बाहर निकल गया, तो -2 लेस देन एक्स, बिल्कुल सही, -3। ये आ गया आपका आंसर। -3 से -2 यूनियन 3 से 4। क्वेश्चन के अंदर इनइक्वालिटी सॉल्विंग तो हमको ऑलरेडी आती थी, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आने के बाद वहां से x की वैल्यू निकालना, ये मेन काम है इसके अंदर। कॉपी कर लीजिए।